नमस्कार। आज फिर आप सभी का स्वागत है उषा दी रे ऑफ होप यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आप सभी को मिलवाने जा रहा हूं दो ऐसी शख्सियत जो रीट में आप लोगों से लगातार जुड़े हुए भी हैं और आप लोगों को लगातार गाइड कर रहे हैं। हमारे साथ धीर सिंह जी धाबाई हैं, जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं, और दूसरे जो स्पेशलिस्ट हैं वो पवन जी टाक हैं, जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। तो आज हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि रीट में किस तरह से मैथ का जो सिलेबस है उस पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ा जाए और किस तरह से तैयारी किया जाए। तो मैं धीर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पवन जी का इंट्रोडक्शन भी कराएं और आपसे बात भी करें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस निस्वार्थ भाव से सर का ये जो मुहिम है कि हर बच्चे तक और हर घर तक वो रोशनी फैलाने का, जिसमें बच्चा घर बैठे और निःशुल्क रूप से उन एक्सपर्ट के माध्यम से मदद मिल सके हर बच्चे को, इस मुहिम के तहत आज मुझे भी मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं सर, आपका आशीर्वाद हमारे में बना रहे। और आज मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आज इस मुहिम के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर आप बहुत चिंतित रहते हैं कि सर हम मैथमेटिक्स विषय को कैसे पढ़ें, मैथमेटिक्स विषय को कैसे हम तैयार करें, और वर्तमान जो सिलेबस का बदलाव हुआ है इस बदलाव के मद्देनजर कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए कि इस विषय में हम मैक्सिमम कर सकें। और आज हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत जिन्होंने मैथ विषय को बहुत जिया है और जीने के साथ साथ जिन्होंने बच्चों में अपनी एक नई छाप छोड़ी है। जब आरएस का सिलेबस पहली बार चेंज हुआ था और जब मैथमेटिक्स को जोड़ा गया था, उस समय मैं मानता हूं कि पवन जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बदले हुए सिलेबस के ऊपर और मैथ जैसे विषय पर एक बहुत सुंदर पुस्तिका जारी की थी। तो आज हमारे साथ इस इंटरव्यू श्रृंखला में और आप सभी को रीट के मैथमेटिक्स विषय के मार्गदर्शन देने के लिए पवन जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने में, अध्ययन और अध्यापन में, और खुद में जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को तपस्या में तपाया है, और वो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज राजधानी क्षेत्र का बच्चा नहीं, राजस्थान का बच्चा इनको जानता है। तो पवन जी, आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस श्रृंखला में। और सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि बच्चा, चूंकि मुझे हमेशा से मैथ विषय से बहुत डर लगा है मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके मैथ रहा नहीं है या रहा है, लेकिन एक मैथ बहुत अंकदायी विषय भी है लेकिन कठिन विषय भी है। तो आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस विषय को कैसे पढ़ा कैसे जाए, यानी शुरुआत कैसे की जाए ताकि एक बच्चा बहुत अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सके। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैथ्स विषय चाहे आप एकेडमिक ले लें चाहे कंपटीशन में ले लें, स्थिति ये रहती है कि मैथ्स का एक भय रहता है कि मैथ्स, गणित का नाम आते ही लगभग बच्चे जिनकी पृष्ठभूमि में गणित कमज़ोर रही है, विशेषकर स्कूली परिवेश में जो कमज़ोर रही है, वो बच्चा डर जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गणित में आप नहीं कर सकते, चाहे वो रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे अन्य कंपटीशन हो। हाँ, यहाँ पे अपने को ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि किसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सिलेबस क्या रहता है और कैसे पढ़ना है, जिन पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर, जैसे दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे बच्चे बहुत बार ही पूछते हैं कि मैथ विषय के लिए सर कौन सी बुक्स पढ़ें। नॉर्मली मैं भी अपने वीडियो में आर एस अग्रवाल के बारे में सजेस्ट कर देता हूं। तो क्योंकि मेरा तो मैथ से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहा है, आपने मैथ को लंबे समय तक पढ़ाया है बच्चों को, और अभी भी आप बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं मैथ्स के नाम पे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज का जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकेंड का सिलेबस है, उसके मद्देनजर रखते हुए अब जो समय बच्चा है बच्चे के पास, जैसे कि मान लीजिए अब 100 दिन बच्चे हैं बच्चे के पास और बच्चे को जीरो से शुरुआत करनी है, तो वो कौन सी पुस्तकों से इसकी शुरुआत करे, कैसे उन किताबों को पढ़े हो? नो डाउट आपने आर एस अग्रवाल के नाम लिया है, जो सबकी जहन में है, जुबान पर है कि गणित की एकमात्र प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी समय से प्रचलित रही है, अच्छी भी है। लेकिन रीट के संदर्भ में हम देखें कि रीट के संदर्भ में क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, तो रीट के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सिलेबस को आप यदि देखें तो लेवल फर्स्ट के सिलेबस को मोटे तौर पर मैं 4 भागों में बांट लेता हूं। उन चारों भागों का अपन विस्तार से देखेंगे और क्या पढ़ना है, कहाँ से कौन सी सामग्री आपको कलेक्ट करनी है। वो सामग्री चाहे आप बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि में किसी छोटे से गांव से हैं, चाहे आप शहर में आके कोचिंग्स या शहर में आके तैयारी कर रहे हैं, सब जगह पे उपलब्ध रहेगी। पहले सिलेबस की चर्चा कर लें तो सिलेबस को मोटे तौर पर हम अंक गणित में, रेखा गणित में,
गणित विषय की प्रकृति के बारे में और शिक्षण विधियों के बारे में, इन 4 भागों में लेवल फर्स्ट के सिलेबस को बांट देते हैं। अंक गणित में बहुत साधारण से क्वेश्चन जिनकी शुरुआत संख्याओं से होती है, और यदि आप संख्याओं के प्रश्नों को पिछले वर्षों में आए प्रश्नों को देखेंगे, 2013 में, 15 में, 17 में जो रीट के क्वेश्चन आए थे, वहां पर कुछ क्वेश्चन तो इस प्रकार से मिलेंगे कि यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा है और यदि वो पहली से 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा से सीधे सीधे हूबहू प्रश्न उठे हुए हैं। यानी यहां पर धीर सिंह जी सर के पहले क्वेश्चन का उत्तर भी है कि ब, अर्थात हम यदि गणित से 10वीं पास कर चुके हैं तो हमें यहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्नों में से 2 या 3 जो 5वीं कक्षा से पहले के हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 करोड़ क्या है, और 4 ऑप्शन थे, 100 लाख के बराबर, 1000 लाख के बराबर, 10 लाख के बराबर या 10,000 के बराबर। देखिए बहुत साधारण सा प्रश्न है कि करोड़ के बारे में पूछा है, तो करोड़ के बारे में कि वो किसके बराबर है। हमें ध्यान है कि 1 से 100 तक का लाख मिला के करोड़ बना देते हैं। और प्रश्न इसी प्रकार के क्वेश्चन है कि 5,34,235 को आप 1000 में, सैकड़ा में, दहाई में विभाजित कीजिए। ये प्रश्न आपको 4वीं और 5वीं की कक्षा में मिलते हैं। यहां पर 2 चीजें स्पष्ट है कि सिलेबस में अंक गणित की बात करें जिसमें संख्याओं की बात करी, तो संख्याओं के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न 5वीं कक्षा से निम्न स्तर के होते हैं। उसके बाद सिलेबस में आगे बढ़ते हैं तो भिन्न, फ्रैक्शन के बारे में आता है, दशमलव और भिन्न। ये एक ऐसा विषय है जिसमें थोड़ा सा हमें आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। भिन्न के बारे में जो प्रश्न आते हैं जिनको आप देखेंगे कि कक्षा 6वीं और 7वीं में, मूलतः 7वीं कक्षा में उसके बारे में विस्तार से दे रखा है, और जो विस्तार से दे रखा है उन्हीं पर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नों में पूछ लेते हैं 4 भिन्न दे दी, इन भिन्नों में आरोही या अवरोही क्रम, बहुत साधारण सा प्रश्न होता है। प्रश्न दे दिया कि कोई संख्या दे दी, भिन्न दे दी, उसको दशमलव में बदल दीजिए, तो बहुत साधारण सा प्रश्न रहता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो अंक गणित में 2 तरह के हैं। एक तरह के प्रश्न ऐसे आते हैं जो संख्याओं से हैं, भिन्न हैं, एलसीएम एचसीएम है। दूसरी तरह के प्रश्न होते हैं जो साझा, जो ब्याज, सरल ब्याज, लाभ हानि, एक नियम, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहली प्रकार के क्वेश्चन हैं जिनको सामान्यतः सब नजरअंदाज करते हैं। उन क्वेश्चनों में थ्योरी और प्रैक्टिकल, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, थ्योरी के मतलब उस विषय के बारे में, और प्रैक्टिकल का मतलब उसका इंप्लीमेंट करना होता है, उसका गणना करना होता है, उसकी कैलकुलेशन करना होता है। तो पहली जो संख्याएं हो गई, भिन्न हो गई, एलसीएम हो गई, इनके ऊपर 30 क्वेश्चनों में से निश्चित रूप से 3, 4, 5 क्वेश्चन थ्योरी से संबंधित होते हैं। थ्योरी से संबंधित कैसे? जैसे प्रश्न पूछ लिया, पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक है, नंबर 1 के लिए पूछा है कि वो एक भाज्य संख्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। तो हमें तैयारी करने के लिए किसी भी प्रकार से बैंक, एसएससी या किसी अन्य पैटर्न पर न आकर केवल उसकी विशेषताओं पर ध्यान देना है, जिनमें आपके टॉपिक रहेंगे संख्या, आपकी संख्याओं के बाद में आपकी भिन्न, एलसीएम एचसीएम, और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसमें आपको सूत्र वगैरह लगाने होते हैं, उनका पार्ट आपका साझा, आपके लाभ हानि, इस प्रकार से रहेगा। सेकंड पार्ट आता है आपका लेवल फर्स्ट में, जिसको हम बात करेंगे रेखा गणित के संदर्भ में। जिस प्रकार से अंक गणित की बात करी, रेखा गणित में जो क्वेश्चन है उसका आरंभ एक बिंदु से होता है। बिंदु, रेखा, रेखाखंड, इस प्रकार जो बहुत बेसिक जानकारी है कक्षा 5 के सिलेबस तक मिल जाती है। इनमें भी आपको तैयारी ऐसे ही करनी है। कुछ आपको थ्योरी के क्वेश्चन तैयार करने हैं जो सीधे सीधे पूछ लेते हैं रेखा, रेखाखंड में अंतर क्या है, संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण क्या होता है, और दूसरा इसमें प्रश्न में आपको कोण बनाकर पूछ लेगा कि एक कोण का मान दे दिया, इस कोण का मान इतना है, इसके सामने वाले कोण का मान कितना है। अर्थात आपको विशेषता देखनी है और उसका इंप्लीमेंट गणना भी देखनी है। और तीसरा पार्ट जो आपका आता है गणित का नेचर, और चौथा आपका शिक्षण विधियां जो आप अलग से तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने सिलेबस का विश्लेषण किया सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बच्चों को बता दिया। एक तो पहली बात है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप 0 से शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, लेकिन यदि आपको अपने आप पर विश्वास है और ये सही पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के अकॉर्डिंग
यदि आप आरबीएसई बोर्ड की किताबों से भी शुरुआत करते हैं, जैसे पवन जी ने बताया कि पिछली बार का जो पेपर है वो पूरा आरबीएसई बोर्ड की किताबों से पूछा गया है, और निश्चित रूप से शिक्षण विधियों वाला जो पार्ट है उसके लिए आप अलग से कोई भी आप शिक्षण विधियों के लिए कोई किताब सजेस्ट करेंगे मैथमेटिक्स के लिए? शिक्षण विधियों में जहाँ तक मेरा मानना है कि शिक्षण विधियों से पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जिनकी पृष्ठभूमि गणित की रही है, चाहे उसने 11th में गणित नहीं रखी लेकिन उसके अच्छे नंबर आए हैं, उनको शिक्षण विधियों तक पहुंचना चाहिए। और जिनके गणित में कम नंबर कम थे या वो पास हुए हैं, उनको शिक्षण विधियों में कोई छोटी सी गाइड लेकर और पुराने पेपर्स तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि समय आपके पास कम है और कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि कम समय में अधिकतम अंक प्राप्त करना। लेकिन जिनका गणित अच्छा है और जिनका ये बेसिक तैयार है, तो वो मार्केट की कुछ अच्छी पुस्तकें हैं जिनके बारे में जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी पुस्तक का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मार्केट में कई प्रकार की पुस्तकें हैं, कुछ पुरानी प्रचलित पुस्तकों को जरूर आप आधार बनाएं जिनसे आप पढ़ सकें। बहुत सुंदर आपने सही जवाब दिया है कि टीचिंग मेथड कोई इतना बड़ा पार्ट भी नहीं है। जिन बच्चों का मैथ मजबूत है उनको टीचिंग मेथड पे अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, बाकी जो नॉर्मली शुरुआत कर रहे हैं वो टीचिंग मेथड पे कोई भी एक गाइड ले सकते हैं। और विशेष बात जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि पूर्व एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका आप जरूर एनालिसिस कीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे पवन जी ने हर चीज़ बताई आपको, प्रश्नों का लेवल कैसा है, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना कैसे है, ये चीजें आपको खुद को भी अपनी एक समझ क्रिएट करनी पड़ेगी कि जो सिलेबस है उसमें से प्रश्नों का लेवल क्या रहा है। मान लीजिए एक नॉर्मल पर्सन है, उसको आप बहुत डीपली पढ़ रहे हैं जबकि उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको भीड़ से अलग बनाएंगी और एक अच्छा मार्गदर्शन आपको भीड़ से वैसे भी अलग बना देता है। तो मैथ के लिए पवन जी जैसे कोई पर्टिकुलर कोई किताब आप सजेस्ट करेंगे या आरबीएसई बोर्ड की किताबों का बच्चा अभ्यास करे? बिल्कुल सर, आपने मेरे क्वेश्चन का आधा उत्तर तो स्वयं दे दिया कि आरपीएससी बोर्ड और यदि पुरानी पुस्तकें मिल जाएं तो उनमें मुख्य बिंदु करके एक इंडेक्स आती थी जिसमें प्रत्येक चैप्टर के पीछे, प्रत्येक प्रश्नावली के पीछे उसका सारांश होता था और निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चन बनता है। यहां तक कि पीछे जो अभ्यास प्रश्नों में से सीधे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आपके पास यदि वो उपलब्ध हैं तो वो पढ़ें। ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं तो आप उसको ढूंढने में 2 3 4 दिन लगा दें, आवश्यकता नहीं उसकी। यदि आपके पास एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं तो आप उनको पढ़ लें। लेकिन मैं विशेष से कहूंगा कि रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करने के लिए आपको किसी भी शॉर्ट ट्रिक वाली पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एसएससी और बैंक की तैयारी करने वाली ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी प्रश्नावली के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक याद करने की आवश्यकता है। क्योंकि 2 चीजें हैं कि रिट में आने वाले क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन होते हैं और टाइम आपके पास इतना मिलता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को एनालिटिक कर सकते हैं। दूसरा कि क्वेश्चन की आपको समझ आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा कि यदि 5 रुपए में 12 नींबू, 5 रुपए में 12 नींबू मिलते हैं तो 8 रुपए में कितने नींबू मिलेंगे। अब आप चाहें तो इसकी ट्रिक रटें, उस ट्रिक के बाद वापस इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, उसकी अलग ट्रिक रटें, या और तीसरा क्वेश्चन उसकी ट्रिक रटें। इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप आराम से, आपको इतना समय मिल जाता है कि आप वहीं पर जितनी साधारण तरीके से कर सकते हैं कि 5 रुपए में 12 नींबू मिले, अर्थात तो 5 रुपए में 12 मिले तो 1 रुपए के कितने हो गए वो आप निकाल लेंगे। इसको आप 8 से गुणा करके 8 रुपए में कितने मिले। तो मैं रिट की तैयारी के लिए तो विशेष रूप से कहूंगा कि यहां पर आपको ट्रिक्स पर बिल्कुल नहीं चलना है, ट्रिक्स पर नहीं जाना है। केवल आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए और बेसिक प्रश्न पढ़ने हैं जो आरबीएसई बोर्ड से मिलेंगे या फिर जो नई पुस्तकें हैं इनमें भी पर्याप्त सामग्री, इनको पढ़ लें। आप साथ में किसी को आर.एस. अग्रवाल जैसी पुस्तक या कोई मार्केट में आपको जो अच्छी पुस्तक मिलती है उसका साथ ले सकते हैं, न कि उसको मुख्य विषय के रूप में पाठ्य पुस्तक के रूप में इस्तेमाल करें। पाठ्य पुस्तक में आपको राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर, और मुझे लगता है कि आपके सभी के डाउट्स सर ने क्लियर कर दिए हैं। कहीं भी आप में विभ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सिलेक्शन यदि आपको लेना है, आरबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बुक्स जो हैं आपके पास मैथमेटिक्स की, उनको लीजिए, उनके पीछे के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको आप हल कीजिए। और यदि साथ में आप गाइड के रूप में लेना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल हो सकती है, वो कोई भी मथुरिया की हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। वो सर पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो भी आपको बेहतर लगे। और बहुत अच्छी बात ये बोली कि शॉर्ट के चक्कर में मत रहो। ये शॉर्ट ट्रिक के नाम पे आपको केवल भ्रमित किया जाता है। याद रखना, आपको हर चीज को, मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जहां आपको समझना पड़ेगा, जहां आपको निकालना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी कहावत सुनी है पवन जी मैंने कि गाड़ी और गणित आप जितनी चलाओगे उतनी जल्दी
आप अच्छे उसमें प्रखर बनते जाओगे निश्चित रूप से, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गणित एक अभ्यास का विषय है। जी जी। और गणित तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इतनी आपकी क्वेश्चन को आंसर करने की स्पीड बढ़ेगी। तो गणित को जिया जाता है, अभ्यास किया जाता है। जी जी। एक बच्चों का बड़ा डाउट रहता है, सही एग्जाम का टाइम कम बचा है, तो इस समय में मैं हमेशा एक बच्चों को सजेस्ट भी करता हूं कि आप पर्टिकुलर पार्ट विशेष की आप कोई ट्यूशन कोचिंग, और मैथ एक ऐसा विषय है, तो क्या इस समय बच्चों को किसी एक अच्छे मार्गदर्शक से ट्यूशन वगैरह या कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं, देखिए, मार्गदर्शन तो जरूरी होता है। मार्गदर्शन यदि सही दिशा में ले जाता है तो आपकी बहुत मदद करता है, और मार्गदर्शन सदैव रहता है। समय चाहे कम है लेकिन आप मार्गदर्शन ले, अच्छी कोचिंग संस्थान में भी आप देख सकते हैं, लेकिन बशर्त आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर भी आपको ट्रिक्स नहीं पढ़नी है। सही बात। ट्रिक्स नहीं पढ़नी, आपको केवल वैसे प्रश्न देखने हैं जो पिछले पेपर्स में आए, और पिछले पेपर्स का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो ट्रिक से होता है, वो बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात बताई है कि ये ट्रिक्स के चक्कर में नहीं रहना है। पुराने पेपर का एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि वास्तव में मैथ विषय में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा सर मैं आपसे कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, जैसे लेवल सेकंड में बच्चे को मैथ और साइंस पढ़नी है और लेवल फर्स्ट में मैथ पर्यावरण पढ़नी है, तो वहाँ इन दोनों के लेवल में कोई ज़्यादा अंतर है या दोनों में समान ही लेवल चलता है? नहीं, बिल्कुल अंतर है। सिलेबस को भी इस प्रकार से मांझा गया है। यदि आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में लेवल फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सिलेबस में जो डाला हुआ है वो लगभग 5वीं तक और 8वीं तक की पाठ्य पुस्तकों में अभी प्रचलित है, चल रहा है। और यदि आप लेवल सेकंड की बात करें तो उसी के पैटर्न को बढ़ा दिया, उसमें टॉपिक भी जोड़ दिए हैं। जैसे बात करें कि यहां पर आपके पास लेवल फर्स्ट में संख्याओं की बात करी गई है, तो लेवल सेकंड में संख्याओं से आप आगे बढ़ गए, घातांक करनी की बात कर ली गई, वर्गमूल घनमूल की बात कर ली गई। वहां पर आपके केवल लाभ हानि की बात करी गई है, तो यहां पर लाभ हानि से आगे बढ़कर यहां पर प्रतिशतता जोड़ दिया गया, अनुपात समानुपात जोड़ दिया गया। इधर केवल रेखा गणित में समतल आकृतियों के बारे में पूछा गया है, तो उनका क्षेत्रफल, परिमाप तथा समतल आकृतियों में भी 3D यानी घन, घना, बेलन, इनके बारे में पूछ लिया गया है। उसमें इसमें केवल आंकड़ों का प्रबंधन, सांख्यिकी का लेवल फर्स्ट में नई चीज जोड़ी गई है, और लेवल सेकंड में आप देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा सांख्यिकी का विस्तार से पूछा गया क्वेश्चन है, साथ में प्रायिकता और उसमें डाली गई है। तो लेवल सेकंड में थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, साथ ही सिलेबस की गंभीरता भी बढ़ी है, उसमें विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा सा बड़ा है। एक अंतिम प्रश्न, उसके बाद मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर से प्रश्न पूछेंगे सर। एक नया प्रश्न की अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ है सर, ठीक है, और सिलेबस चेंज होने के बाद पूरा राजस्थान का बच्चा भ्रमित है, और कुछ ऐसा माहौल बनाया गया है कि बच्चे को ये लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, अब होगा कि नहीं होगा, पहले मैं पढ़ रहा था, लेकिन माहौल ज़्यादा बनाया गया है। इतना बड़ा सिलेबस मुझे लगता नहीं कि चेंज हुआ है। तो मैथ्स विषय के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नवीनतम परिवर्तन हुए हैं, क्या बच्चे को उनसे कहीं बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता है, या बहुत नॉर्मल चेंज है, बच्चा जो ऑलरेडी पढ़ रहा था उन्हीं से जुड़ते हुए नए टॉपिक जोड़े गए? इसके ऊपर एक अंतिम मैं उत्तर चाहूँगा सर आपसे। सिलेबस आप देखेंगे तो मुझे तो सिलेबस में कोई चेंज लगा नहीं, केवल एक जो आप सुन रहे हैं अफवाहें हैं या ये कह दें कि कुछ नाम जरूर जुड़े हैं। जैसे लेवल फर्स्ट में आपने देखा है कि उसमें नया हटाया कुछ नहीं है, आंकड़ों का प्रबंधन, केवल एक नया शब्द जोड़ा है, आंकड़ों का प्रबंधन। कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा की अपन बात करें तो बहुत बेसिक है। कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको आंकड़ों का एकत्रण कैसे करना है, उसकी विधियों के बारे में थोड़ा सा जानना है कि प्राथमिक विधि जैसे आप जनसंख्या के आंकड़े कलेक्ट करते हैं घर घर जाके, द्वितीयक विधि यानी आपको पहले से कोई आंकड़े प्राप्त है, आपसे पूछ ले कि नरेगा के आंकड़ों के बारे में, तो द्वितीयक आंकड़े जो पहले ही सरकार कलेक्ट करके आपको दे देती है। तो केवल एक बहुत बेसिक चीज इसमें जोड़ दी गई है जिन पर कुछ थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं। लेवल फर्स्ट की बात करें, लेवल सेकंड की बात करें तो लेवल सेकंड में एक साझा को हटाया गया है, साझा की जगह पर 3D की बात करी थी मैंने, गण गणाप इनकी बात करी थी, कुछ भी विशेष परिवर्तन नहीं। हाँ, लेवल सेकंड में थोड़ा सिलेबस बढ़ा है तो आपके लिए स्कोप बढ़ा है। देखिए, जब सिलेबस बढ़ता है और कुछ चीजें नहीं जोड़ी जाती है, यदि आपको त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग के बारे में पढ़ना था, साथ में आपने घन, घनाभ, बेलन के बारे में पढ़ लिया, तो वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। तो हो सकता है कि शैक्षणिक विधियों के बारे में क्वेश्चन कम हो जाए, तो ये आपके लिए सकारात्मक है। अच्छा, उसमें अंतर कुछ भी नहीं है लेवल सेकंड में। यदि आपने वर्ग के बारे में पढ़ा है तो वर्ग की एक स्टेप आगे आपकी घन हो गई,
आयत के बारे में पढ़ा है तो उसकी एक स्टेप आगे आपका गनाब हो गया। आपने वहां पर व्रत के बारे में पढ़ा है तो उसकी एक स्टेप आगे आपका बेलन हो गया, गोला हो गया। तो आपके लिए सकारात्मक रहा है ये सिलेबस। और इसको विशेष ज्यादा कुछ नहीं, मुश्किल से 8 या 10 घंटे यदि पहले के समय में जोड़ दे, घंटे की बात कर रहा हूं, दिन की बात नहीं, 8 से 10 घंटे और पढ़ लें तो आप आराम से पहले वाले सिलेबस के साथ उसको कवर कर सकते हैं। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात मुझे सर की बातों से लगी सकारात्मकता। एक टीचर होता है, बच्चे को डराता है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन सर ने वास्तव में बहुत सरल भाषा में आप लोगों को बता दिया है कि डरने का समय नहीं है, ये डरने का समय नहीं है, ये समय जो है वो करने का है। और आपको मात्र 8 से 10 घंटे जोड़ने हैं। जो पहले से आप लोग अपनी तैयारी को लेकर चल रहे थे वहां 8 से 10 घंटे बढ़ाइए, और 8 से 10 घंटे यदि पॉजिटिविटी के साथ बढ़ाते हैं तो विश्वास कीजिएगा कि आपका नंबर भी, आपका नाम भी आने वाले रिजल्ट के पेपर के अंतर्गत लिखा मिलेगा। और आपके माता पिता ने जो सपने देखे हैं वो निश्चित रूप से आपके भी कारगर होंगे, उनके भी कारगर होंगे। बस जरूरत है उन सपनों के साथ अपनी मेहनत को बढ़ाने की, उन सपनों के साथ अपने विश्वास को बढ़ाने की, और उन सपनों के साथ एक साधना करने की। याद रखिएगा आप निश्चित रूप से सफल होंगे। डरे नहीं, भयभीत नहीं हो। जितना मैक्सिमम इस समय कर सकते हैं और जितनी पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं वही आपका परिणाम तय करेगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय सर से कि सर आपकी तरफ से कोई पर्सन हो मैथ विषय को लेकर। वैसे तो आपने काफ़ी विस्तार से और अच्छी तरह से बात कर ली, और पवन जी ने बहुत ही अच्छे तरह से सारा बताया है। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हम डरे नहीं। जी सर। और बताया कि बहुत सिंपल सी सब चीज़ें हैं, और अगर हम सही दिशा को लेकर चलें तो निश्चित रूप से अगर मन में विश्वास हो तो सफलता मिलती है। मैं तो केवल एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सामान्यतः मैथ्स में और इंग्लिश में वीक रहते हैं। क्योंकि आप मैथ सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड नहीं है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मान लीजिए बायोलॉजी के रहे और अब उनको मैथ पढ़ना पड़ रहा है, तो उनको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? हालांकि आपने अपनी बातों में बता दिया कि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिकली अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें तो। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि शुरू से लगभग 20 साल से मुझे पढ़ाने का अनुभव है, और मैं उन्हीं का टीचर रहा हूँ जिनको गणित बहुत कमजोर थी या नहीं आती थी, या वो पास भी नहीं होते थे। देखिए, मैं कहूंगा तो शायद आपका भय दूर नहीं होगा, क्योंकि आप काफी वीडियोस देखते होंगे, काफी टीचर आपको गाइड करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक सटीक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं जिसको आप करके स्वयं का भय दूर कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, पिछले सालों के पेपर से 30-30 क्वेश्चन उठाने हैं और उन क्वेश्चनों में से क्रॉस करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मान के चलिए 30 में से मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहे होंगे कि मेरे को नहीं आते या फिर मैंने कभी नहीं पढ़ा। अर्थात आपका 67%, लगभग 70% क्वेश्चन आपको आते हैं। और जब किसी को 70% मार्क्स मिल जाता है अपना जो मुश्किल विषय होता है, तो कहां वो कमजोर है, कहां उसको भय की जरूरत है। आपको वहां पर किसी के कहने पर नहीं मुश्किल है, आप तो पेपर उठाइए, देखिए आपको इतने इजी क्वेश्चन लगेंगे कि हाँ मैं थोड़ा इसको देख लूंगा तो ये कर लूंगा, ये तो मैं अभी कर रहा हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और गणित के इतने साधारण प्रश्न हैं कि यदि आप इसको पॉजिटिव लें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीके, आपकी लैंग्वेज, आपके दूसरे पार्ट के वनिस्पत बहुत कम तैयारी में आप गणित में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस अर्थ आपको 2 चीजें देखनी होगी कि कौन सी चीज को छोड़नी है और कौन सी चीज को गहराई से करनी है। तो छोड़ने में मैंने बताया था कि नेचर ऑफ मैथ, गणित की प्रकृति के बारे में, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन टेक्निकल होगा जिसको आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो कर लेंगे, और 2-3 क्वेश्चन इतने सरल होते हैं कि आप यदि वहां पर थोड़ा मनोविज्ञान लगाएंगे आप कर लेंगे। दूसरा कि शैक्षणिक विधियों के बारे में, वहां पर भी कुछ क्वेश्चन टर्म वाले होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। यदि आप उनको छोड़ दें तो कुल मिला के 10 में से मैं 3 या 4 क्वेश्चन छोड़ने के लिए कहूंगा, लेकिन आप उनको छोड़ देते हैं तो आपको 25 से 27 क्वेश्चन को बहुत कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। रही बात लेवल द्वितीय के लिए, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है और उसको मैथ पढ़नी है, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट को मैथ पढ़ने के लिए और कुछ भी नया नहीं करना है, उसको भी लेवल 1 की तरह ही केवल कुछ चीजों को छोड़ना है। कुछ चीजों में जैसे कि आप शैक्षणिक विद्या पढ़ रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके बहुत मोटी किताबों से उसमें बहुत
ज़्यादा डेप्थ में न पढ़ें और छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें देख लीजिए जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं और थ्योरेटिकल आएंगे 30 में से 7, 8, 10 क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस होंगे, जिनमें गणित की विशेषताओं के बारे में, गणित के ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। उनमें 7, 8 में से 2-3 टर्म वाले होते हैं और 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप वहां पर सोच के समझ के आसानी से दे सकते हैं। तो गणित को पॉजिटिव है, ईमानदारी से कह रहा हूं कि यदि आप गणित को गंभीरता से लेंगे और भयमुक्त होकर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्कोर में 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात थी कि कॉन्फिडेंस के साथ टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस के साथ टाइम मैनेजमेंट क्रक्स है सफलता का। और जैसे धीरज ने भी बहुत अच्छी बात की कि आप सपने को जिएं और इस विश्वास के साथ जिएं कि वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो मैं मानता हूँ कि सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो मैं, चूँकि समय आप लोगों के पास कम है, जैसे बताया करीब 100 दिन ही है, तो आप लोगों को सभी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए और फिर एक नए विशेषज्ञ के साथ हम वापस मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।